नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और आज हम बात करेंगे सीओपी के बारे में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये विद टाइम इवॉल्व हुआ, साथ ही इसके सभी वेन्यूज़ के बारे में और सीओपी में लिए गए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में। देखिए, सीओपी की ब्रीफ हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये इन्वायरमेंटल कंसर्न या फिर कहें कि पृथ्वी को बचाने का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे लाइमलाइट में आया, और एक शब्द में कहें तो ये एनवायरमेंटलिज्म का जो किस्सा है वो कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, वैसे तो एनवायरमेंटल इश्यूज हमेशा से ही एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है और एनवायरमेंटल इश्यूज किसी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे देश की बाउंड्रीज के बीच में बाउंड नहीं किया जा सकता। वैसे तो एनवायरमेंटल कंसर्न एक पुराना इशू है, लेकिन 1962 के बाद से इस टॉपिक को बहुत ही तवज्जो मिला है, क्योंकि 1962 में रेचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग्स एग्जिस्टेंस में आई और इसने एनवायरमेंट मूवमेंट को एक नई दिशा दी। इस बुक ने डीडीटी के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को डिटेल में बताया और डीडीटी के यूज़ से वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स या प्लांट्स पर हो रहे असर के बारे में चर्चा की, जिसके चलते एनवायरमेंट एक बड़ा मुद्दा बना और लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट हुई और 1970s में ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ और इस मूवमेंट का असर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में देखने को मिला। इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर पहली बार सैन फ्रांसिस्को में 21 मार्च 1970 को अर्थ डे भी मनाया गया। लेकिन इस मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट था 1972 का यूएन के द्वारा एनवायरमेंटल इश्यूज पर बेस्ड पहला कॉन्फ्रेंस। इसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसी कन्वेंशन की बदौलत यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही एनवायरमेंटल इश्यूज को एक लेजिस्लेटिव बैकअप मिला। इसी के साथ 1972 से लेकर 1990 तक एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर बहुत से लेजिस्लेशन पास हुए और बहुत सा काम एनवायरमेंटल इश्यूज पर किया गया। इन सभी एफर्ट्स के चलते इस एनवायरमेंटल मूवमेंट का एक क्लाइमैक्स आया 1992 में। इसे एक माइलस्टोन के रूप में भी देखा जाता है। 1992 में यूएन की पहल से एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 3 जून से 14 जून 1992 के बीच में रायो दे जनेरियो, ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई। ये समिट रायो समिट या अर्थ समिट के नाम से भी जानी जाती है। 1992 की इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से डिसीजन लिए गए और इसी कॉन्फ्रेंस के कारण बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने जन्म लिया, जैसे कि UNFCCC, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एजेंडा 21 एट्सेट्रा। और इसी कॉन्फ्रेंस से जन्मे UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की रेगुलर मीटिंग को आज हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC के लिए एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कन्वेंशन की सभी हिस्सेदार पार्टीज़ COP में खुद को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें वो अपने पुराने लिए गए डिसीजंस को कन्वेंशन की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिव्यू करते हैं और कुछ नए इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया जाता है। इसके साथ कन्वेंशन की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अडॉप्ट किए गए लीगल इंस्ट्रूमेंट्स का भी रिव्यू किया जाता है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को भी सुपरवाइज किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वैसे तो अपने हेडक्वार्टर में अरेंज की जाती है जब तक कोई पार्टी उसे होस्ट करने का प्रपोजल ना दे। और COP की प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप में रोटेट करती है। ठीक वैसे ही इसके वेन्यू को भी रोटेट किए जाने का प्रबंध है। आइए अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और उनके वेन्यूज़ के बारे में। देखिए, पहली COP की बैठक मार्च 1995 में बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुई और अब तक टोटल 28 COP कंडक्ट हो चुकी हैं। COP 1 की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान को जॉइंटली इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट किया जाएगा। इसके बाद COP 2 जो कि 1996 में जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में संपन्न हुई। इसमें साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन किया गया और IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की सेकेंड रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। देखिए, IPCC का काम है ह्यूमंस की वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंजेस के बारे में साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना और हो रहे नुकसानों की रिपोर्टिंग करना। IPCC का गठन 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्लस
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की मदद से किया गया था। इसके बाद बात करें COP3 की, तो ये 1997 में क्योटो जापान में संपन्न हुई थी। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किए जाने की बात हुई थी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को एमिशन टारगेट को रिड्यूस करने के लिए लीगल बाइंडिंग देती है, लेकिन इसे 2005 में फोर्स में लाया गया था। इसके बाद बात करें COP4 की, तो ये 1998 में बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में संपन्न हुई। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन डेवलप किया गया। इसके बाद बात करें COP5 की, तो ये 1999 में बॉन जर्मनी में संपन्न हुई। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के डिटेल्स को COP6 तक कंप्लीट करने की बात की गई। इसके बाद COP6 की बात करें तो ये 2000 में हेग नीदरलैंड में संपन्न हुई। इसे कंट्रोवर्सीज और डिस्कशन के लिए ही जाना जाता है। इसमें USA ने एक प्रपोजल दिया था कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, जिसमें फॉरेस्ट्स और एग्रीकल्चर लैंड को कार्बन क्रेडिट्स के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन बाकी देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरी कंट्रोवर्सी थी वे कंट्रीज़ जो अपने एमिशन टारगेट्स को पूरा ना कर पाएँ, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसी कंट्रीज़ के साथ क्या किया जाए। तीसरी समस्या थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कार्बन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिलेगी, इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इन सब के चलते COP में कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसीलिए COP62 जो कि 2001 बोन जर्मनी में दोबारा ऑर्गेनाइज की। इसमें USA ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट किया और ऑब्जर्वर के रूप में COP में पार्ट लिया। दूसरी पार्टीज़ ने नेगोशिएट किया और मेजर इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, जैसे कि कार्बन सिंक्स और कार्बन क्रेडिट्स के मुद्दे को रिजॉल्व किया गया। इसके अलावा फाइनेंसिंग के लिए 3 फंड्स एस्टैब्लिश किए गए, जैसे क्लाइमेट चेंज फंड, फंड फॉर नेशनल अडेप्टेशन एक्शन, क्योटो प्रोटोकॉल अडेप्टेशन फंड। इसके अलावा एमिशन रिडक्शन के लिए फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म चुने गए, जैसे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एट्सेट्रा। और इन कंप्लायंस के मुद्दे को नेक्स्ट COP के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद बात करें COP7 की, तो ये 2001 में मार्केश मोरक्को में संपन्न हुई। इसमें 1998 में बुएनस एयर्स में जो 2 इयर्स का प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया गया था, उसकी कंप्लीशन के बारे में डिस्कशन हुआ। और इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल के रेटिफिकेशन की फाइनल स्टेज को भी रेडी किया गया। साथ ही इसी में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेट को फिक्स किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में कंडक्ट करने की बात की गई। इसके बाद COP8 जो कि 2002 में न्यू दिल्ली इंडिया में संपन्न हुई। इसमें पुअरेस्ट कंट्रीज़ की डेवलपमेंटल नीड्स पर बात करने वाली दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर बात की गई। इसके बाद COP9 जो कि 2003 में मिलान इटली में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टीज़ द्वारा अडेप्टेशन फंड को यूज़ करने पर एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद COP10 जो कि 2004 में बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में संपन्न हुई। इसमें COP की 10 इयर्स की प्रोग्रेस, फ्यूचर चैलेंजेस और क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के बारे में बात की गई। इसके बाद बात करें COP11 की, तो ये 2005 में मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुई। इस COP में क्योटो प्रोटोकॉल को फोर्स में लाया गया था। इसके बाद बात करें COP12 की, तो ये 2006 में नायरोबी केन्या में संपन्न हुई। इसमें पार्टीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करने के लिए 5 इयर्स प्लान ऑफ वर्क को अडॉप्ट किया था। इसके बाद COP13 जो कि 2007 में बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुई। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रोड मैप बनाया गया। इसके बाद COP14 जो कि 2008 में पोज़नन पोलैंड में संपन्न हुई। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो क्लाइमेट चेंज से बहुत इफेक्टेड हैं, उनके लिए UN अडेप्टेशन फंड को यूज़ करने पर बात हुई और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने की बात की गई। इसके बाद COP15 जो कि 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में संपन्न हुई। इसमें कोई मेजर डिसीजंस नहीं लिए गए। इसके बाद COP16 जो कि 2010 में कैनकन मैक्सिको में संपन्न हुई। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ $100 बिलियन पर ईयर के बारे में डिस्कशन किया गया। हालांकि GCF को अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा IPCC की 4th असेसमेंट रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। साथ ही 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर को डिस्कस किया गया। इसके बाद बात करें COP17 जो कि 2011 में डर्बन
साउथ अफ्रीका में संपन्न हुई। इसमें कन्वेंशन की लीगल बाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किया गया। इसके बाद COP18 जो कि 2012 में दोहा कतर में संपन्न हुई। इसे दोहा अमेंडमेंट 2 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भी जाना जाता है। इसमें 1990 के कंपैरिजन में ग्रीन हाउस गैसेस को 18% रिड्यूस करने की बात की गई थी। इसके बाद बात करें COP19 की, जो कि 2013 में वॉर्सो पोलैंड में संपन्न हुई। इसमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर डिस्कशन हुआ। इसी कॉन्फ्रेंस में वॉर्सो फ्रेमवर्क ऑफ REDD+ पर चर्चा हुई। इसके अलावा वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज पर बात की गई। इसके बाद बात करें COP20 की, जो कि 2014 में लीमा पेरू में संपन्न हुई। इसमें एग्रीमेंट हुआ कि कंट्रीज अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को फिक्स करेंगी। साथ ही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बात हुई और इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में मतभेद रहा। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड का टारगेट सेट किया गया था। इसके बाद बात करें COP21 की, जो कि 2015 में पेरिस फ्रांस में संपन्न हुई। इसमें 21st सेंचुरी के हाफ तक जीरो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट को अचीव करने की बात की गई। साथ ही ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लिमिट करने हेतु प्रयास करने की बात की गई। इसके अलावा फाइनेंसिंग की बात करें तो रिच कंट्रीज $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगी 2020 तक और इस अमाउंट को 2025 में अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट तब तक बाइंडिंग नहीं हो सकता था जब तक 55% ऑफ वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैसेस एमिटिंग कंट्रीज इस पर साइन न कर दें, और जो कंट्रीज साइन करेंगी उन्हें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का वॉलंटरी अमाउंट हर साल सबमिट करना होगा। इसी के कारण US ने बाद में इससे क्विट कर दिया था। इसके बाद बात करें COP22 की, तो ये 2016 में मार्केश मोरक्को में संपन्न हुई, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट में फाइनलाइज्ड हुए गोल्स को अचीव करने के लिए मेजर्स को डिस्कस किया गया। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी, वाटर क्लीनलीनेस एंड वाटर रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस किया गया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को रेजिलियंस प्रोवाइड कराई जा सके। इसके बाद बात करें COP23 की, तो ये 2017 में बॉन जर्मनी में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भी पेरिस एग्रीमेंट को डिस्कस किया गया, साथ ही उसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्कशन हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने खुद को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। इसके बाद बात करें COP24 की, तो ये 2018 में कैटोविस पोलैंड में संपन्न हुई। ये कॉन्फ्रेंस ग्रेटा थनबर्ग, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट की स्पीच के लिए जानी जाती है। इस एग्रीमेंट में पेरिस कॉन्फ्रेंस को 2020 तक लागू करने की बात की गई थी। इसके बाद बात करें COP25 की, तो ये 2019 में मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई मेजर डिसीजंस नहीं लिए गए थे। इसके अलावा COP26 जो कि 2020 में होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। इसके बाद COP26 जो है वो 2021 में ग्लासगो लंदन में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात की गई और कंट्रीज ने नेट जीरो टारगेट बाय 2070 को सामने रखा। साथ ही फेज डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर यानी कि कोल बेस्ड पावर जनरेशन को कम करने की बात की गई। इसके अलावा बात करें COP27 की, तो ये 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट में संपन्न हुई। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड पर बात की गई। एक्शन फॉर वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव लिया गया। साथ ही G7 कंट्रीज द्वारा ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर को एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसके बाद बात करें COP28 की, तो ये 2023 में दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में संपन्न हुई। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड्स को ऑपरेशनलाइज करने पर बातचीत की गई। साथ ही ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट में प्रपोज्ड 8 स्टेप टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बात की गई, जिसमें कुछ इस तरह से पॉइंट्स शामिल थे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना, कोल बेस्ड पावर को फेजिंग डाउन करना, जीरो और लो एमिशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी से ट्रांजिशनिंग अवे करना, रोड ट्रांसपोर्ट से हो रहे एमिशन की रिडक्शन करना, मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना। इसी के साथ हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी हम सब की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी और कलेक्टिव एफर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें COP भी अपना एक रोल प्ले कर रही है। इसके साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो डू शेयर इट।